नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद। ₹51 मजबूत होकर बंद। आरबीआई इस साल सरकार को देगी रिकॉर्ड डिविडेंड। बोर्ड बैठक में FY26 के लिए 2,87,000 करोड़ के डिविडेंड का ऐलान। आरबीआई की ग्रॉस इनकम में 26.4% की बढ़ोतरी। इक्विटी का नया पावर हाउस बनी महिलाएं। कैम्स की रिपोर्ट में दिखा जलवा। MFAUM में हिस्सेदारी 37% बढ़ी। FY26 में मार्केट में आई 22 लाख नई महिला निवेशक। बड़े अस्पतालों के लिए राहत की खबर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंद की मुनाफाखोरी की जांच। दिल्ली के मैक्स, फोर्टिस और इंद्रप्रस्थ अपोलो जैसे 12 अस्पतालों में ओवरचार्जिंग का मामला। इनकम टैक्स ने पकड़े टैक्स चोरी करने वाले 300 फर्जी किसान। 1 इंच जमीन नहीं लेकिन किसान बनकर चुराया 50 लाख से 400 करोड़ तक का टैक्स। पेट्रोल की तर्ज पर LPG में ब्लेंडिंग की तैयारी। रसोई गैस में मिलाया जाएगा डाइमिथाइल ईथर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जारी किया स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी। होंडा ने भारतीय बाजार में पेश की 2 गाड़ियां। 12 लाख में नई अपडेटेड होंडा सिटी। नया लुक लेकिन इंजन में कोई बदलाव नहीं। प्रीमियम SUV सेगमेंट में होंडा ZR-V को किया शोकेस। जुलाई से होगी डिलीवरी। आरबीआई सरकार को इस साल रिकॉर्ड 2,87,000 करोड़ का डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए होगा। यह रकम FY26 के लिए कंटिंजेंट रिस्क बफर बैलेंस शीट का 6.5% है। FY26 में आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 92 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही FY26 में आरबीआई की ग्रॉस इनकम में 26.4% की बढ़ोतरी हुई है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ क्लोज हुए हैं, जबकि बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो निफ्टी में अपने हाई लेवल से एक दबाव जो है आखिरी तक आते आते हमें बनता हुआ दिखाई दिया। फ्लैट उसके बाद जाके निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा रुझान आज के सत्र में जो है देखने को मिला था। करीबन 1.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है। मिड कैप में एक रुझान था फ्लैट साइड में। स्मॉल कैप आज थोड़े से प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अगर हम बाकी के सेक्टर्स की इस टाइम पे बात करें तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि आप बात कर लीजिए प्राइवेट बैंक की, PSU बैंक की, हर जगह मोमेंटम हमें शानदार ही देखने को मिला है। साथ में ऑटो में और साथ में कैपिटल गुड्स में, फाइनेंशियल्स में और मेटल में अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली है। लेकिन फ्लिप साइड की अगर हम बात करें तो IT में एक प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। डिफेंस में एक प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी IT और डिफेंस हमें थोड़ा सा लगाड़ काम करते हुए दिखाई दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की अगर बात करी जाए इस टाइम पे तो बैंकिंग शेयर्स से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट में आज एक तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में ITC, ONGC, सन फार्मास्यूटिकल और मैक्स हेल्थ केयर गिर के बंद हुए। हालांकि यहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी था, उसका रिएक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला। मेजरली रिजल्ट्स का यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस पे अगर आज फोकस करें तो गेल, अडानी टोटल गैस, पेट्रोनेट LNG और IGL में एक मोमेंटम जो है वो देखा गया है। और साथ में अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर यानी कि बैंकिंग की तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, ऑलमोस्ट सारी ही बैंक आज अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस बाजार में करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन फार्मा शेयर्स में एक जो गिरावट है आज के सत्र में देखने को मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरबिंदो, सन फार्मा और इप्का लैब, देखिए रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो जो US की सेल है वहां पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिकॉज जो कंपटीशन है और वही इंपैक्ट हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट का इंपैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने को मिला। तो एक फ्लैट क्लोजिंग हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन।
और इस हफ्ते बाजार पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। आज आवाज अड्डा में भी हम बाजार का विश्लेषण करेंगे। बाजार हौसला बरकरार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। शेयर मार्केट में महिला निवेशक नए पावर हाउस की तरह उभरी है। स्टॉक मार्केट में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कैम्स ने विमेन इन्वेस्टर्स पर खास रिपोर्ट निकाली है। तो आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या खास बातें कही गई है, बता रहे हैं आशीष वर्मा। क्या है, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा आरटीए, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है कैम्स। इस देश में जितना म्यूचुअल फंड का एयूएम होता है उसका 70%, तकरीबन 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। कैम्स ने एक रिपोर्ट रिलीज करी, गोइंग बियॉन्ड द बॉक्स, यानी कि एक वुमेन इन्वेस्टर्स पे 2026 की रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। और ये डेटा फिनोमिनल मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ पॉइंट आउट करता है। महिलाएं एग्रेसिवली वो ट्रेडिशनल, वो कंजर्वेटिव, वो सेफ सेविंग्स, गोल्ड हुआ, एफडीज हुआ, उससे निकलकर जो मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएशन है उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही है। वो ये डेटा दिखाता है। डेटा लेकर आता हूं। FY26 में महिला निवेशक 11.3 लाख करोड़ का एयूएम म्यूचुअल फंड में कमांड करती है। 11.3 लाख करोड़ रुपए महिला निवेशकों ने डाल रखे हैं। FY25 से कंपेयर करूं तो 13% का जंप है, जबकि पुरुषों का एयूएम उन्होंने जो साल दर साल बढ़ाया केवल 11% बढ़ा। तो उससे ज्यादा ग्रोथ आपको महिलाओं के एयूएम में नजर आएगी। दूसरा, 1.32 करोड़ एक्टिव वुमेन इन्वेस्टर्स हैं जो 3.5 करोड़ से ज्यादा फोलियोज रखती हैं। और FY26 में, केवल FY26 में 22 लाख नई महिलाएं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करती हुई नजर आई। महिलाओं ने FY26 में पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख करोड़ रुपए ग्रॉस इनफ्लोज, पैसा झोंका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, यानी कि कुल इनफ्लोज जो आए, इंडिविजुअल फ्लोज, उसका 35%, 1/3 से ज्यादा महिला निवेशकों की तरफ से पैसा आया। इसके अलावा एक बिगेस्ट मिथ है हम सबके जहन में कि महिलाएं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होती हैं। म्यूचुअल फंड में आई होंगी तो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला होगा। भाई साहब, 82% महिलाओं का एयूएम इक्विटी स्कीम्स में पार्क्ड है। ग्रोथ, इक्विटी, हाइब्रिड्स में। केवल 10% डेट या इनकम स्कीम्स में पार्क्ड आपको नजर आएगा। एज प्रोफाइल, 38.6% महिलाएं जो इन्वेस्ट करती हैं म्यूचुअल फंड्स में 35 साल से कम उम्र की हैं। 2022 में आंकड़ा केवल 30% था। यह दिखा रहा है कैसे यंग, मिलेनियल्स, जेनजी वर्किंग महिलाएं इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, अर्ली एंटर कर रही हैं। ऑक्यूपेशन प्रोफाइल एक और इंटरेस्टिंग मैपिंग थी। एम्प्लॉयड महिलाओं का लार्जेस्ट चंक है, 47% जो कुल एयूएम में कंट्रीब्यूट करता है। होम मेकर्स 22% है। पर ये 22% जो होम मेकर्स हैं, इनका 2.9 लाख करोड़ रुपीस का एयूएम है। इतना पैसा होम मेकर्स ने झोंका हुआ है। वर्किंग वुमेन्स का 4.9 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कहा उसको T30 वर्सेस B30। T30 मतलब टॉप 30 शहर इस देश के, और उसके बाद बियॉन्ड टॉप 30। टॉप 30 शहरों से जो कुल एयूएम आता है उसका 55% कंट्रीब्यूशन आता है, जिसमें महाराष्ट्र लीड करता है। बियॉन्ड टॉप 30 मैसिव 45% के इनफ्लोज, यानी कि खूब तगड़ा पेनिट्रेशन हो रहा है टियर 2, टियर 3 इंडिया में। भारत कैचअप कर रहा है मेट्रो से, ये कह लीजिए आप। और एसआईपी का डिसिप्लिन, हम सब जानते हैं वैसे महिलाएं हाईली डिसिप्लिन्ड होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होती हैं। ये हमने कई बार चैनल पे चर्चा करी है। डेटा देखिए, जो 1.32 करोड़ महिलाएं निवेशक हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, 76 लाख उनमें से एक्टिवली एसआईपीज के थ्रू पैसा डालती हैं, यानी कि 55% एडॉप्शन रेट है। भारतीय महिलाएं सिर्फ घर का बजट नहीं संभाल रही हैं, देश का मार्केट संभाल रही हैं। फिक्स डिपॉजिट से वो सुरक्षित कह लीजिए ना, बॉक्स को तोड़ के अब इक्विटीज को एम्ब्रेस कर रही हैं अच्छे भविष्य के लिए।
गजब की रिपोर्ट है ये, इसीलिए मैंने सोचा आज हाईलाइट करूं। आज साज वो सेंसेक्स नहीं था तो मैं 12:30 बजे हाईलाइट कर देता, फिर उस टाइम पे मैंने कहा चाचा भतीजा डिटेल में कर लेते हैं, क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। ये है विमेन इन्वेस्टर्स की पावर इस समय। अब आपको बता दें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के दिल्ली के 12 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को राहत दी है। सीसीआई ने अपनी डीजी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पलटते हुए 10 साल पुरानी जांच को बंद कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2015 में विवेक शर्मा ने मैक्स पटपड़गंज के खिलाफ शिकायत दी थी। उसका कहना था कि सिरिंज के मामले में उसको ओवरचार्ज किया गया है। सीसीआई ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और जांच में दिल्ली के 12 और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी शामिल कर लिया। डीजी इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट दी। डीजी ने कहा कि जो हॉस्पिटल्स हैं अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं और ओवरचार्जिंग जो ग्राहक है उनसे हो रही है। लेकिन सीसीआई ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और सीसीआई ने पूरे अपने डीजी इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट है उसको पलट दिया। सीसीआई ने कहा कि जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ना कि उसको दवाइयों की अलग जरूरत होती है, कंज्यूमर की अलग जरूरत होती है, टेस्ट की अलग जरूरत होती है, तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए ही जाता है। तो ऐसे में कहना सही नहीं है। दूसरा, ओवरचार्जिंग की बात मेडिसिन की गई थी, तो उसमें कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया कि ये ओवरचार्ज कर रहे थे और एमआरपी से भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। जो एमआरपी था उसी को ही वो चार्ज कर रहे थे। टेस्ट के मामले में सीसीआई ने कहा कि जो हॉस्पिटल्स की टेस्ट लैब्स होती है वो पूरी तरह से एफिशिएंट होती है, वो 24 घंटे काम करती हैं, पेशेंट को जल्द से जल्द रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ओवरचार्ज कर रही थी। तो सीसीआई ने इस पूरे केस को अब क्लोज कर दिया और जो हॉस्पिटल्स है उनको क्लीन चिट दे दी। अब आपको बता दें, सरकार जल्द ही एलपीजी के अंदर डाइमिथाइल ईथर मिलाने का रोड मैप तैयार कर रही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सिंथेटिक फ्यूल डाइमिथाइल ईथर और एलपीजी ब्लेंडिंग का स्टैंडर्ड जारी किया है। इससे क्या होगा, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। डिमेथिल एथल एक तरह का सिंथेटिक केमिकल है जो कि नेचुरल गैस बायोमास के इसको बनाया जा सकता है, उसको एलपीजी के साथ मिक्स किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2024 में इसके लिए एक स्टैंडर्ड जारी किया था, उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको रिवाइज कर दिया और एक नया स्टैंडर्ड डिमेथिल एथर के लिए जारी किया, जिसके तहत इसकी एलपीजी के अंदर ब्लेंडिंग हो सकती है। तो आगे चल करके इसकी ब्लेंडिंग 8% से लेकर के 10% तक एलपीजी के अंदर इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि इसको ब्लेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को इसके लिए बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरकार को इसके लिए करना पड़ेगा और उसके बाद इसके आर्थिक फायदों को भी देखना पड़ेगा कि क्या इसको ब्लेंड करना सही है या नहीं है। उसके साथ साथ ये भी कि अभी इसका भारत में प्रोडक्शन भी काफ़ी कम होता है, तो सरकार को उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सरकार एक रोड मैप तैयार करना चाहती है जिससे चल करके आगे जा करके जो ये केमिकल है इसको एलपीजी के अंदर मिलाया जा सके और एलपीजी के इंपोर्ट को कम किया जा सके। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। भीषण गर्मी का असर अब लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। देश भर में हरी सब्जियों के दाम पिछले 7 से 10 दिनों में 30 से 80% तक बढ़ गए हैं। गर्मी की वजह से फसल खराब होने और सप्लाई में देरी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। आखिर सब्जियों के दाम अचानक क्यों बढ़े हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आपके किचन तक पहुंचने वाली हर सब्जी है वो बहुत ही महंगी हो गई है। इसका कारण भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सी सब्जी कितनी महंगी हो गई वो हम बात करें तो यहाँ आप देखिए कि अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। अगर हम बैंगन की बात करें तो पिछले 7 दिन में बैंगन में 33% का इजाफा हुआ है। जो 90 रुपये का बैंगन 1 किलो था वो अब 120 में मिल रहा है। फ्लावर गोभी जो 120 की थी वो 200 रुपये प्रति किलो हो गई। गोभी थी वो 80 से 120, टमाटर 50 से 90, भिंडी है वो 60 से 100 और करेला 70 से 100 रुपये। इसी तरह हर सब्जी के दाम है वो बढ़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं जो यहाँ के बड़े व्यापारी है उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतना दाम क्यों बढ़ गया। धवल भाई बताइए। दाम इतना बढ़ने का कारण यही है कि आज जो गर्मी का माहौल जो गुजरात में चल रहा है वो 40 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर पूरा आदमी चूस जाता है तो ये तो सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सब खराब हो जाती है। यहाँ मंडी में जो रेट आपके 30-40 रुपया है
वो रेट आधा माल खराब हो जाता है, उसके हिसाब से आगे तेजी होने का कारण बढ़ जाता है। कब तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि लोगों का किचन का बजट ही बिगड़ गया। स्थिति तो देखिए, अभी सरकार ने पेट्रोल डीजल पे भी बैन लगा दिया है। रात को किसान निकलता है घर से तो उनको कहीं पे भी पेट्रोल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सिटी में तो मिल रहा है, सिटी में मिल रहा है, हाईवे पे नहीं मिल रहा है। किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले 3 दिन में तो समझो जो गाड़ियां सुबह 3 बजे आनी थी वो 8 से 9 बजे आई है। 500 रुपए से ज्यादा डीजल कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था। अभी तो जैसे रिलीज हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन गर्मी घटने के आसार हो गए। हाँ, जब तक गर्मी का प्रकोप कम नहीं होगा तब तक दाम घटना बहुत मुश्किल है। जब तक गर्मी का प्रकोप इतना ही रहेगा और इससे बढ़ेगा तो कोई भी चीज में भी दाम बढ़ेगा, क्योंकि जो 20 किलो माल आता है उसमें से ग्राहक के पास 15 किलो ही माल मिलता है, 5 किलो फेंकने में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गर्मी की मात्रा ऐसे ही बढ़ती रही तो वेजिटेबल के दाम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। जरा सोचिए, अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते और आपसे बात कर सकते, या एपीजे अब्दुल कलाम आपके सवालों का जवाब दे सकते। अब एआई ने ये सब संभव कर दिया है। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में एआई और वर्चुअल रियलिटी का अनोखा प्रयोग किया गया है, जहां आप बीते समय के महापुरुषों के साथ बात कर सकेंगे। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बापू के एआई अवतार से बातचीत की है। कल्पना कीजिए, बापू आज जिंदा होते, हमारे आपके सवालों का जवाब दे सकते, हमारी मुश्किलों को सुलझा सकते, तो कितना अच्छा होता। बापू दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी उनकी सोच को हम तक बहुत बेहतर तरीके से दोबारा पहुंचा सकती है, वैसे ही जैसा बापू चाहते। यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में ऐसी ही कोशिश की गई है। ये है बापू का होलो बॉक्स और यहाँ पर आप बापू से सवाल पूछ सकते हैं। जो हाव भाव हैं वो वैसे ही हैं जैसे बापू के थे, जो जवाब है वो वैसे ही हैं जैसे कि बापू देते। तो हम कोशिश करते हैं बापू से कुछ सवाल पूछने के लिए। बापू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के युवाओं के लिए आपका कोई संदेश है, कुछ कहना चाहेंगे आज के जो युवा हैं उनके लिए? युवाओं के लिए मेरा संदेश है, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएं। आपकी ऊर्जा और जुनून एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सेवा और करुणा में जड़ित एक अनुशासित जीवन जिए। बापू, अब समय काफी बदल गया है। आपने आजीवन सत्य और अहिंसा की बात की। आज के समय में अगर आप पूछूं सत्य और अहिंसा कितना आज इसका महत्व है और आपके जो बाकी सिद्धांत हैं वो कितना महत्व रखते हैं? सत्य और अहिंसा का महत्व आज भी उतना ही है जितना मेरे समय में था। सत्य से प्रेम, करुणा और विनम्रता उत्पन्न होती है। अहिंसा का पालन करना साहस और धैर्य की मांग करता है। ये सिद्धांत समाज में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो ये थे बापू सीधा आपके हमारे सवालों का जवाब देते हुए। ठीक उसी तरह अगर वो आज जिंदा होते तो जिस तरीके के जवाब देते, ठीक उसी तरह के जवाब देने की कोशिश यहाँ पे की गई है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। सिर्फ बापू नहीं, कई सारे जो पहले के बड़े लीडर्स हैं उनके होलो बॉक्स इमेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपसे सीधा संवाद कर सकते हैं, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे फिर एपीजे अब्दुल कलाम हो। और आने वाले दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। बढ़ते आगे और आपको बता दें, होंडा कार्स इंडिया ने अपनी 2 बड़ी गाड़ियों से भारतीय बाजार में हलचल बढ़ा दी है। कंपनी ने नई अपडेटेड होंडा सिटी को 12 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। कार में नया स्पोर्टी फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और नए डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में होंडा ने पहली बार भारत में होंडा ZR-V को शोकेस किया है। जापान से इंपोर्ट होने वाली इस हाइब्रिड एसयूवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से होगी। इसमें 2 लीटर EHEV हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 141 हॉर्स पावर की पावर देता है, जबकि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर अलग से 181 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करता है। मारुति जून से कारों के दाम फिर बढ़ाने जा रही है और कई कंपनियां भी प्राइस हाइक की तैयारी में है। आखिर क्यों लगातार महंगी हो रही है कार और आखिर वजह क्या है इस मुद्दे के पीछे, इसी पर होगी कंज्यूमर अड्डा में चर्चा शाम 5:57 पर।